गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संघवाद की डेफिनेशन को समझा। संघवाद क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ये जाना। और ये भी जाना कि इन दोनों में संघात्मक शासन व्यवस्था बेस्ट होती है, खासकर बड़े राज्यों में। और उस संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के माध्यम से उसको हमने और भी अच्छे से समझा। आज हम करेंगे संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य, यानी इसके पीछे लागू करने के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। पहला उद्देश्य क्या है कि देश की एकता की सुरक्षा होती है और उसे बढ़ावा मिलता है। कैसे, दूसरे पॉइंट से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। विविधताएं क्या होती हैं? विविधताएं होती हैं असमानताएं, अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी। समाज में जैसे हमारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अनेक तरह के विभाजन हैं, उन सब को पूरा सम्मान देना, ये मुख्य उद्देश्य होता है संघीय शासन व्यवस्था के पीछे। अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, जब सबको पूरा सम्मान मिलता है तो देश की एकता अपने आप होती है। और हमारे तो संविधान में भी लिखा है कि विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता, ये हमारे देश की विशेषता है। तो ये अनेकता में एकता कैसे है? इस शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था से ये अनेकता में एकता हमारे देश में है। तो इसी के साथ एक नई डेफिनेशन बनती है फिर, आदर्श संघीय व्यवस्था क्या होती है। विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति तथा एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, ये आदर्श संघीय व्यवस्था है। विभिन्न सत्र की सरकारें, विभिन्न सत्र मीन्स दो सत्र नहीं लिखा है हमने यहाँ पर, विभिन्न सत्र लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में किया था कि दो या दो से अधिक सत्र हो सकते हैं, तो इसलिए विभिन्न यानी जितने भी सत्र हैं उन सभी स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा सही से हो, अच्छे से डिफाइन हो कि ये पावर्स इस सत्र की सरकार के पास है, ये पावर्स इस स्तर की सरकार के पास हैं, यानी कोई कन्फ्यूज़न ना हो जिससे विवाद पैदा हो सके, पहली बात। और दूसरी, एक दूसरे पर भरोसा, यानी केंद्र सरकार का राज्यों पर और राज्यों का केंद्र पर भरोसा हो, तो एक आदर्श संघीय व्यवस्था होती है। और देश में जब एक आदर्श संघीय व्यवस्था होती है तो सभी विविधताओं को पूरा सम्मान मिलता है और एकता बनती है। अब संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन, इनका गठन कैसे होता है। संघीय शासन व्यवस्था हमने समझी, विभिन्नताओं को सम्मान देना ही संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है। तो इनका गठन कैसे होता है? आमतौर पर दो तरीकों से इनका गठन होता है। पहला, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें राष्ट्र की अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, प्रांत केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक देश आकर मिल जाते हैं, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक है उनमें राज्यों की ताकत, प्रांत की ताकत केंद्र से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य की तरह ही दूसरा समझें, फिर पहला समझ में अच्छे से आएगा। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। यानी बड़ा देश, जैसे भारत एक बड़ा देश है, उसमें आंतरिक विविधताएं हैं, पहले बताई जा चुकी हैं। उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जैसे हमारे देश में तो राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि
राज्य सरकारें तो होती हैं, उनके पास पावर्स भी होती हैं, लेकिन केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है राज्यों की बजाय। ज़्यादा जो पावरफुल डिपार्टमेंट हैं वो केंद्र के पास होते हैं, ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आकर जब मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक देश आपस में मिलेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र मीन्स दो या दो से अधिक देश जब आपस में मिलते हैं, तो वो अपनी पावर्स को बनाए रखना चाहते हैं। वो देश, वो एक किसी देश के प्रांत तो बन गए, लेकिन फिर भी अपनी पावर्स को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रांत जो वास्तव में कोई देश होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें अनेक स्वतंत्र देश शामिल हुए थे, तब ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। स्विट्जरलैंड भी ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही। 1991 तक यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको हम कहते थे, वो भी ऐसा ही था, बाद में टूट गया। इतिहास में पढ़ोगे आप, रूस की क्रांति में कई बार क्या होता है कि राज्य ज़्यादा ताकतवर एक देश के राज्य भी होते हैं। जैसे बेल्जियम का हमने पढ़ा पिछले लेसन में, बेल्जियम के अपने प्रांत थे, वो कोई अलग देश नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर, वो उनकी अपनी मजबूरियों की वजह से ज़्यादा पावर उन्होंने उन राज्यों को दी थी। यानी पावरफुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केंद्र ही पावरफुल होगा। राज्य भी पावरफुल हो सकते हैं, केंद्र भी पावरफुल हो सकता है, वो वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः गठन दो तरीके से होता है। एक तो एक बड़ा देश अपने देश की विविधताओं को सम्मान देने के लिए उसको प्रांतों में विभाजित कर देता है, और एक कई बार कई राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक जो है इकाई का गठन करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी एक हो गए थे, ऐसे ही मान लो कभी ना कभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर से एक हो जाएं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहेंगे कि वो अपनी सम्मान को बनाए रखें, इसलिए वो कुछ ज़्यादा पावर्स चाहेंगे भारत के अन्य राज्यों की बजाय, और उनको देनी पड़ेंगी। और जम्मू कश्मीर को भी कुछ समय पहले तक कुछ ऐसी ही परिस्थिति में अधिक पावर्स दी गई थी। तो ये संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन, आज हमने संघीय शासन व्यवस्थाओं का उद्देश्य जाना, आदर्श संघीय व्यवस्था क्या होती है वो जाना, और संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन कैसे होता है वो जाना। नेक्स्ट कॉल। धन्यवाद।